हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट में। तो आइए दोस्तों, आज हम हिंदी की पेडालॉजी देखते हैं। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट सीरीज में 31वां क्वेश्चन है कि छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है। यानी जो छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि है क्या? पहला ऑप्शन है छात्रों के अधिगम संबंधी दोष एवं कमजोरियों का निदान करना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना, या उपरोक्त सभी। तो जो छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की जो सबसे उत्तम विधि होती है वो होती है छात्रों के अधिगम संबंधी दोष एवं कमजोरियों का निदान करना। यानी इसका ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दत्त कार्य विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को अभिप्रेरणा देना तथा उन्हें सीखने की क्रियाओं की ओर उन्मुख करना। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न करें। तीसरा ऑप्शन है निश्चित सीखने के अभ्यास तथा क्रियाओं को देना। चौथा ऑप्शन है कि अध्ययन तथा दूसरी सीखने की क्रियाओं के लिए निर्देश देना। तो विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तो विशिष्ट उद्देश्य होगा कि विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान न कर सकें। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? प्राथमिक कक्षा स्तर पर, माध्यमिक कक्षा स्तर पर, उच्च कक्षा स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर पर। तो जो कविता शिक्षण का जो सर्वोत्तम यानी सर्वाधिक प्रयोग करना सर्वाधिक उचित होता है वो आपका प्राथमिक कक्षा स्तर पर होता है। कहाँ पर होता है? प्राथमिक कक्षा स्तर पर कविता शिक्षण का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कविता शिक्षण की प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए छात्रों के लिए हितकारी है। पहला ऑप्शन है गीत, दूसरा ऑप्शन है समीक्षा, और तीसरा ऑप्शन है अर्थकथन, और चौथा ऑप्शन है व्याख्या। तो जो कविता शिक्षण की प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए जो हितकारी होती है वो आपकी समीक्षा होती है। क्या होती है? समीक्षा। यानी इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी जो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक कारक महत्वपूर्ण कौन सा होता है? पहला है समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा है भाषा के व्याकरणिक नियम, और तीसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, और चौथा है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो जो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है तो वो होता है समृद्ध भाषिक वातावरण। क्या होता है? समृद्ध भाषिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, यानी जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें भाषा सिखाते समय पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बिठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तीसरा ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उन्हें भाषा सिखाते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, ये तो फिर रिपीट हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? पहला ऑप्शन है पाठों की संख्या, दूसरा ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, तीसरा ऑप्शन है ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सकें, और चौथा पाठ है ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हों। तो जो पाठ्य पुस्तक के लिए चुनाव करते समय सर्वाधिक जो भाषा का चुनाव होता है तो होता है ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदनशील लोक के यानी साथी बन सकें। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है। जो शिक्षार्थी हैं उन्हें पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, और तीसरा ऑप्शन है
अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी समस्याएं मुहैया कराना। और चौथा ऑप्शन है पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। तो शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है, यानी जो डायरी लेखन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तनी का ज्ञान, शब्द भंडारण में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है वाक्य संरचना का ज्ञान, और चौथा ऑप्शन है अब अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। तो जो डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना ही क्या होता है? डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं। दूसरा ऑप्शन है पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन है पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, या उपरोक्त सभी। तो जो भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो सबसे उपयोगी पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो आपकी उपरोक्त सभी होगी, क्योंकि वो मौलिक चिंतन भी होती हैं और सशक्त साधन भी होती हैं और मार्गदर्शन का कार्य भी करती हैं। तो इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा स्वयं में, जो भाषा है स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक साधन है, यानी जो भाषा है वह एक संप्रेषण का साधन है। चौथा ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो जो भाषा होती है एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। क्या होती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल है, यानी वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल है। पहला ऑप्शन है भविष्यकाल, दूसरा ऑप्शन है हेतुमत हेतुभूत, और दूसरा ऑप्शन है वर्तमान, और चौथा है आसन्नभूत। तो वह पहुंचा ही होगा वाक्य में जो क्रिया है वह आसन्नभूत है। क्या है? आसन्नभूत है, कि वह पहुंचा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना और पीना। तो जो सकर्मक क्रिया है वो आपका क्या हो जाएगा? पीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निषिद्ध शब्द का विलोम है, यानी जो निषिद्ध शब्द है उसका विलोम क्या है? विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी और या प्रतिबंधित। तो जो निषिद्ध शब्द होता है तो उसका जो शब्द विलोम होता है वो विहित होता है। क्या होता है? विहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी जो बिजली शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है। वितुंडा, दामिनी, चंचल या तंडित। तो जो बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो वितुंडा है। क्या है? वितुंडा। दामिनी भी होता है, चंचल भी होता है, तंडित भी होता है, लेकिन वितुंडा नहीं होता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक क्यों चकित हैं? पहला ऑप्शन है सूरज पर पाए जाने वाले धब्बों से, दूसरा ऑप्शन है धब्बों के 11 वर्ष के चक्रण से, दूसरा ऑप्शन है तीसरा कि 2 साल से सूरज पर स्थित धब्बे दिखाई देना बंद हो गए हैं, चौथा है सूरज की चुंबकीय क्षमता खत्म होने से। तो जो दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक जो चिंतित हैं वो आपके 2 साल से सूरज पर स्थित धब्बे दिखाई देने बंद होने से चिंतित हैं या चकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस गद्यांश में लेखक ने किसका वर्णन करना चाहा है? सूरज के चक्रों का, सूरज में हो रहे परिवर्तनों का, तीसरा ऑप्शन है सूरज में हो रहे परिवर्तनों के कारणों का, चौथा ऑप्शन है नासा के वैज्ञानिकों का। तो इस गद्यांश में लेखक ने जिसका वर्णन करना चाहा है वह सूरज में हो रहे परिवर्तनों का, सूरज में हो रहे परिवर्तनों का क्या किया है उसने? कारणों का वर्णन करना चाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज यदि अपनी चुंबक क्षमता खो देता है तो इसका क्या परिणाम होगा? पहला ऑप्शन है होने वाले परिणाम भी सिर्फ कल्पना की जा सकेगी, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर निश्चित रूप से भीषण और तूफान आएंगे, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का तापमान स्थिर रहेगा। तो जो सूरज में अपनी चुंबकीय क्षमता खो देगा तो इसका परिणाम होने वाले परिणामों की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। क्या की जा सकती है? सिर्फ कल्पना
की जा सकती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल के वर्षों में किसमें तेज़ी आई है, यानी अभी हाल के वर्षों में किसमें तेज़ी आई है? सूरज की गति में, धब्बों की गति में। तीसरा ऑप्शन है सूरज की परिक्रमा करने वाले बेल्ट में, और चौथा ऑप्शन है सूरज की परिक्रमा करने वाले बेल्ट की गति में। तो जो हाल के वर्षों में जो तेज़ी आई है वह आपकी सूरज की परिक्रमा करने वाले बेल्ट की गति में तेज़ी आई है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव है यानी असंभव हो जाता है, पृथ्वी पर जीवन असंभव क्यों हो जाएगा? नेक्स्ट ऑप्शन है कि सूरज से धब्बों के गायब होने से। दूसरा ऑप्शन है इसका कि सूरज की चुंबकीय क्षमता खत्म होने से। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का तापमान गिरने से, और चौथा ऑप्शन है भीषण और तूफान आने से। तो जो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पृथ्वी का तापमान गिरने से। किससे? पृथ्वी का तापमान गिरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल का तात्पर्य क्या है, यानी जो खगोल है उसका तात्पर्य क्या है? अंतरिक्ष, भूगोल, खग विद्या या गोल पक्षी। तो जो खगोल का तात्पर्य होता है वो अंतरिक्ष होता है। क्या होता है? अंतरिक्ष। पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्ययन का संधि विच्छेद है अध धन अयन, आधा धन अयन, अध धन अयन, अध धन आयन। तो जो अध्ययन का संधि विच्छेद होगा वो आपका अध धन अयन होगा। क्या होगा? अध धन अयन। वामन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, और इसमें यण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज पर धब्बे बिल्कुल न दिखाई पड़े हों में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, कर्ता या संप्रदान। तो सूरज पर धब्बे बिल्कुल दिखाई न पड़े हों रेखांकित जो शब्द है उसमें अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ पर आया है, पर और जहाँ पर मैं आ जाए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो दो बेल्ट सूरज की परिक्रमा करते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द है क्या है? जो शब्द है वो जो सूरज की बेल्ट की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीद लेना। तो जो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है वो युद्ध में शहीद होने का अर्थ होता है। क्या होता है? युद्ध में शहीद होने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ या अंग्रेज। तो इनमें से जो तद्भव नहीं है वह आपका कौन सा है? तो जो आपका ऑप्शन है वो तस्कर है। क्या है? तस्कर, क्योंकि इसमें ये सवाल वाला स आ जाए आधा, तस्कर। तो यह क्या है? तद्भव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो जो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है तो वो पैगंबर नहीं है। क्या नहीं है? पैगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अन्योक्ति। तो जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? यानी जो हिंदी प्रदीप है उसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या पंत। तो जो हिंदी प्रदीप के संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई और वह। तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो कोई है। क्या है? कोई। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।